नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या पश्चिम में शाह का परचम लहराएगा। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी में मिशन 2022 को साधने के लिए सहारनपुर दौरे पर हैं। प्रदेश के विधानसभा चुनाव के तहत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनाए गए अमित शाह का ये पहला पश्चिमी यूपी का दौरा है। सहारनपुर में अमित शाह ने मां शकुंभरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। करीब 92 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस यूनिवर्सिटी के जरिए युवाओं को काफी मदद भी मिलेगी। वहीं इस दौरान अमित शाह ने सपा, कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मैं अखिलेश का भाषण सुन रहा था, कह रहे थे यूपी में अपराध बढ़ गया है। कहां से चश्मा लगाए हो, किस चश्मे से आप देखते हो? आपके 5 साल और योगी के 5 साल का मैं हिसाब लेकर आया हूं। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज प्रतिज्ञा यात्रा करने मुरादाबाद पहुंची। उनके साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी मौजूद रहे। खास बात तो ये रही कि मुरादाबाद प्रियंका गांधी की ससुराल भी है और इस दौरान प्रियंका ने प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आप सबका मेरे ससुराल में स्वागत है। मैं मानती हूं कि मैं बहुत दिनों के बाद आई हूं। आपने मेरे परिवार को संरक्षण दिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कि पहले जो सरकार थी वे पीतल उद्योग का समर्थन करती थी, लोन भी मिलता था और टैक्स में भी राहत मिलती थी, इसीलिए उद्योग आगे बढ़ा। लेकिन नोटबंदी और जीएसटी ने उद्योग की कमर तोड़ दी। यहाँ पर पीतल नगरी अपने बनाई और इस सरकार ने अंधेर नगरी बना दी। आप सब यहाँ पर ये एक ऐसा शहर की वजह से कितना नुकसान हुआ, फंसे रहेंगे, माफियाओं के दलदल में फंसे रहेंगे। मुझे आश्चर्य हुआ मैं जब यूपी आई, जमीन की माफिया, नदी की माफिया, बालू की माफिया, पढ़ाई की माफिया, इम्तिहानों की माफिया, जहां देखो माफिया ही माफिया। मुझे तो आश्चर्य है कि सांस पे कोई माफिया नहीं है कि आप सांस ले रहे हैं और आपसे हफ्ता लिया जाए। ये हालात है आपके प्रदेश के। ये हालात आप बदलोगे कैसे? मुझे बहुत बड़ी शिकायत है आपसे। जब तक आप इस तरह की राजनीति के घेरे में फंसे रहेंगे तब तक कोई बदलाव नहीं आने वाला है। नेता के बाद नेता यहां मंच पर खड़े होकर फिजूल की बातें करेगा, आपको तरह तरह के वचन देगा, लेकिन उसको दिल में मालूम होगा कि उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। इसीलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। आप नेताओं को जिम्मेदार बनाओ, सिखाओ उनको कि ऐसा नहीं चलेगा। मंच पर आकर खोखले वचन बनाए, 5 सालों के लिए आप कुछ नहीं करें, ये नहीं चलेगा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को सिर्फ और सिर्फ विकास के आधार पर लड़ना चाहती है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपने गृह जनपद कौशाम्बी के दौरे पर हैं और यहां उन्होंने एक बार फिर भाजपा विरोधी दलों पर बड़ा जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सपा, बसपा, कांग्रेस और वोट कटवा दल मिलकर भी चुनाव लड़ेंगे तो भी भाजपा के विजय रथ को रोक नहीं सकेंगे। मौर्य ने कहा कि प्रदेश में भाजपा एक बार फिर 300 से अधिक सीटों पर जीत का परचम लहराएगी। बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 2 दिन के प्रवास पर कौशाम्बी के सिराथू स्थित मां शीतला अतिथि गृह में निवास करेंगे। यहां वे जिले के विकास सहित चुनाव की रणनीति और चुनाव के बारे में समीक्षा बैठक भी करेंगे पदाधिकारियों के साथ। सपा, बसपा, कांग्रेस और कोटकटवा दल, कुछ छोटे मोटे होते हैं ना, कुछ ऐसे लड़ जाते हैं, कोटकटवा दल, ये सब मिल करके भी अगर भाजपा के खिलाफ लड़ेंगे तब भी कौशाम्बी सहित उत्तर प्रदेश में कमल का फूल खिलेगा। 2022 में एक बार फिर से 300 से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन विजयी होगा और उत्तर प्रदेश में सुशासन देने वाली, विकास करने वाली, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं को दंडित करके उनको सजा दिलाने वाली सरकार एक बार फिर से बनेगी।
गाजीपुर यूपी गेट पर किसान अपनी मांगों को लेकर बीते 1 साल से दिल्ली से सटे सभी बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं और हर दिन किसान बॉर्डर पर कुछ नया करते हुए भी नजर आते हैं। वहीं आज किसान नेता राकेश टिकैत ने एक ऐसा नया नारा और जोड़ दिया है। राकेश टिकैत ने एमएसपी अभी नहीं तो कभी नहीं का नारा दिया है। वहीं हमारे संवाददाता ने राकेश टिकैत से खास बातचीत की है। तीन कृषि कानून और एमएसपी को लेकर 1 साल से गाजीपुर यूपी गेट पर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां एक तरफ 3 कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं, लेकिन एमएसपी पर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हमारे साथ राकेश टिकैत है। आज इन्होंने एक नया बयान दिया है, एक नया मुद्दा छेड़ा है कि एमएसपी नहीं तो किसान यहीं। हम लेकर चलते हैं सीधा उन्हीं के पास। सर, आपने एक नारा दिया है आज, उस नारे की वजह क्या है? एमएसपी अब नहीं तो कभी नहीं, ये नारा है। ये तो गांव का नारा है, गांव के लोग कह रहे। इसका जवाब तो गांव के आदमी देंगे। उनकी समझ में आएगा कि एमएसपी अब नहीं तो कभी नहीं, अभी दे रहे गांव में नारा। आज मुख्यमंत्री जो हरियाणा के हैं वो करनाल गए हैं किसानों से मिलने के लिए, तो क्या क्या वजह है जो इस टाइम मिलने की? नहीं, चले जाओ भाई, मिल जाओ, गाँव किसानों से मिलना चाहो ना, मिल जाओ। लगभग कितने भारत के अंदर किसानों के ऊपर मुकदमे है जिसको लेकर? ऐसा है 55,000 के आसपास मुकदमे होंगे। सबसे ज्यादा कहाँ पर? हरियाणा के अंदर। हरियाणा के ही मुख्यमंत्री मिलने गए? हाँ, मिलने गए, मिल जाओ, कहाँ मिल जाओ, वापसी ले लो। तो साहब, एक आप अभी जिक्र कर रहे थे कि प्रोपेगेंडा चल रहा है किसानों को बदनाम करने के लिए, आंदोलन को खत्म करने के लिए, उसके बारे में कुछ प्रकाश बताइए। कुछ नहीं है तो चलते ही रहे भाई। हाँ, अब पता नहीं कौन सा चला रहे होंगे, हमारी जानकारी में तो है नहीं, चलते ही रहे। कोई पर्टिकुलर हो तो आप बताओ, उसका मैं जवाब दे दूंगा। 4 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की एक बड़ी मीटिंग है, किन मुद्दों को? आंदोलन की तैयारी कैसे करनी है, उसकी तैयारी के लिए है। बीच में एक ये खबर उठी थी कि किसानों के अंदर फूट डल चुकी है। कोई नहीं, ये हवा में थी, हवा में ही खत्म होगी। राकेश टिकैत क्या चाहते हैं उसके बारे में आप बताएं। जो संयुक्त मोर्चा चाहता है, संयुक्त मोर्चा ये चाहता है, जो गांव के लोग चाहते हैं, गांव के लोग ये चाहते हैं कि बगैर एमएसपी के मुकदमों के गांव में वापसी मत आ जाना कोई भी, ये चाहते हैं गांव के आदमी। ये बताया गया है कि पिछली बार भी जब ट्रैक्टर तोड़े गए थे किसी सरकार के द्वारा, उन्हें नए दिए गए थे, उसकी तर्ज पे कांग्रेस सरकार में तोड़े गए थे, उनको नए दिए गए थे। ये सरकार ये कह रही कि हम उनसे ज्यादा मजबूत है, कांग्रेस वालों सर, हम उनसे ज्यादा ट्रैक्टर देंगे। तो 150 के करीब ट्रैक्टर, 12 करोड़ रुपए का खर्चा है, तो दे देना चाहिए इनको। सरकार बात तो करती है लेकिन टीवी पर करती है, आपसे बात नहीं कर रही इसके बारे में? हमारे से बात तो नहीं कर रही। वो जब हमारे से बात नहीं कर रही तो क्या बताऊं मैं, तो सरकार ही बताएगी। आंदोलन चल रहा है, बरसात आ रही है, बारिश चल रही है, तो कैसा लग रहा है कि 1 साल बीत गया है? ऐसा लग रहा है कि जैसे आंदोलन पिछले 10 दिन से शुरू हुआ हो। वो तो पहले तो रिहर्सल थी, वो ट्रेनिंग थी आंदोलन की। आंदोलन में क्या कमी रही, गर्मी आएगी, बरसात आएगी, सर्दी आएगी, तो उसमें किस टाइम पे क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, वो 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड था। आंदोलन तो अब लगा के चलो कि आंदोलन तो अब शुरुआत हुआ है आंदोलन की। तो जो मांगे उठती रहेंगी, यानी कि किसान आते रहेंगे और कहाँ जाते रहेंगे। हाँ, ठीक है। अजय टहनी जो है, उनके बारे में आपकी जो राय है, जो आप बराबर कह रहे हैं, सरकार से कोई वार्ता की? अब जब सरकार मिली नहीं, बात की जा रही है कि कुछ लोग आ भी रहे हैं, मिलेगी तो बात करेंगे उनसे। ये थे हमारे साथ किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत, जो बता रहे थे कि आंदोलन जारी रहेगा, किसी हालत में बंद नहीं होगा। नई जनता टीवी के साथ हैदर अली संवाददाता, गाजियाबाद। देश के अति संवेदनशील स्थलों में से एक अयोध्या की रामनगरी आतंकियों के निशाने पर है। देश की खुफिया एजेंसियों की ओर से भेजे गए आतंकी हमले के इनपुट के बाद रामनगरी में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। ये इनपुट इसलिए भी काफी अहम है क्योंकि विवादित ढांचा विध्वंस की बरसी 6 दिसंबर के आने से सिर्फ 3 दिन का वक्त अभी बाकी है और इस रिपोर्ट के बाद प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। साथ ही एसएसपी शैलेश पांडे के नेतृत्व में राम जन्मभूमि सहित पूरी अयोध्या में एटीएस सहित पुलिस बल ने दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया। हालांकि उन्होंने डायल 112 पर धमकी दिए जाने की बात पर इंकार किया। उनका कहना है कि अयोध्या में रूटीन चेकिंग की जा रही है। अयोध्या की सुरक्षा का एक खाका है जो हर परिस्थिति में गंभीर रहता है। रैंडम चेकिंग नियत रूप से हम लोग कराते हैं, इसी रैंडम चेकिंग का हिस्सा है। आज यहाँ पे खास करके धार्मिक क्षेत्र में सभी को बताया गया था कि जो भी वाहन आ रहे हैं
जो भी संदिग्ध व्यक्ति आपको दिखते हैं उनकी गहनता से चेकिंग करें। ये हमारी रूटीन प्रैक्टिस है, इसको समय समय पे हम करते रहते हैं। परिसर के बाहर आउटसाइड जो हमारा एरिया है अयोध्या धार्मिक क्षेत्र का, या इससे बाहर जनपद के अन्य हिस्सों में, बॉर्डर के इलाकों में, उसी रूटीन चेकिंग के तहत ये चेकिंग कराई जा रही है। प्रतापगढ़ के सीएचसी लालगंज में अपनी मांगों को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने शासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। विरोध प्रदर्शन कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी मांगों को पूरा न किए जाने पर विरोध प्रदर्शन को और तेज किए जाने की चेतावनी भी दी है। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने लालगंज सीएचसी परिसर में इकट्ठा होकर शासन की तमाम नीतियों का विरोध जताते हुए जमकर नारेबाजी की है। स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा कि हमारी मांगे कोविड-19 में मृतक स्वास्थ्य कर्मियों को सहायता न देने, सामान्य कार्य को लेकर समान वेतन लागू न करने, बीमा पॉलिसी को लागू न किए जाने समेत कई मांगे हैं जिस पर शासन विचार नहीं कर रहा है। ऐसे में वे विरोध प्रदर्शन करने को बाध्य है। स्वास्थ्य कर्मियों ने चेतावनी भी दी है कि अगर जल्द उनकी मांगों को नहीं माना गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। खबर मथुरा से है। मथुरा में संत देव मुरारी बापू पर महिला ने छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। दरअसल इसके बाद संत ने आत्महत्या की चेतावनी भी दे डाली। पुलिस ने देव मुरारी बापू को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने देव मुरारी बापू को घर से खींचकर जबरन जीप में डाला। काफी प्रयासों के बाद उनको गिरफ्तार किया गया। जब पुलिस उनको गिरफ्तार करने पहुंची थी तो उन्होंने चाकू से अपना गला काट लेने की धमकी भी दी। इसके बाद पुलिस ने उनको कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया। आपको ये भी बताते चले कि श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं देव मुरारी। संत देव मुरारी पर पुलिस ने बीते मंगलवार को छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया था। पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावती सुर दिखाए हैं। लगातार किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेर रहे वरुण ने इस बार नौकरी और पेपर लीक मामले को लेकर निशाना साधा है। वरुण गांधी ने पूछा है कि आखिर कब तक सब्र भरे भारत का नौजवान। वरुण गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पहले तो सरकारी नौकरी ही नहीं है, फिर भी कुछ मौका आए तो पेपर लीक हो जाता है। परीक्षा दे दी तो सालों साल रिजल्ट नहीं आता, फिर किसी घोटाले में पहुंच जाता है। और रेलवे ग्रुप डी के 1.25 करोड़ नौजवान 2 साल से परिणामों के इंतजार में है। सेना में भर्ती का हाल बेहाल है, आखिर कब तक सब्र करे भारत का नौजवान। इस तरीके की बात वरुण गांधी ने कही है। गोरखपुर के नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल का एक वीडियो फिर चर्चा में है। वायरल हुए इस वीडियो में नगर विधायक जाम में फंसे ट्रक को लोगों की मदद से धक्का देते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। मिली जानकारी के मुताबिक विधायक राधा मोहन दास बुधवार की रात 10 बजे मानबेला क्षेत्र में सत्येंद्र जायसवाल के घर एक मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे। कार्यक्रम से लौटते समय रात को मानबेला में रास्ते में ट्रक खराब होने की वजह से लंबा जाम लगा हुआ था, जिसके बाद विधायक खुद ट्रक को धक्का देने आए और वहां पर मौजूद अन्य लोगों की मदद से खराब ट्रक को सड़क के किनारे किया। रास्ते में ट्रक को धक्का देते हुए उत्तर प्रदेश में महिला और बच्चियों के साथ रेप जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही है। आगरा के थाना मलपुरा में एक गांव में शादी के डीजे पर डांस करती हुई 5 वर्षीय बालिका को अगवा कर हत्या कर देने की सनसनीखेज वारदात हुई है। आशंका है कि बालिका के साथ रेप के बाद हत्या की गई। आज सुबह बालिका की लाश को गांव के पास सरसों के खेत से बरामद किया गया है। सूचना मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंच गए। हत्यारे दरिंदे का सुराग लगाने का प्रयास पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। एक बच्ची की डेड बॉडी यहाँ पर मिली थी। तो ये बच्ची एक शादी यहाँ पर हो रही थी, उसी में बच्ची शादी में थी और वहां से ये शाम को गायब हुई थी, रात को गायब हुई थी। जब घर वालों सुबह तक नहीं मिली तो पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस और गांव ने सर्च ऑपरेशन चलाया तो उसमें ये जो सरसों का खेत है उसमें बच्ची की बॉडी मिली। बच्ची की बॉडी को पंचायतनामा पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और इसमें कुछ मर्डर के संबंध में कुछ क्लू भी मिले हैं, जिस पर टीमें रवाना की गई हैं और बहुत जल्दी अभियुक्त की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिसंबर को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का एक दिन का दौरा है और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी 18,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना के तहत दिल्ली से देहरादून के बीच की कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। इससे दिल्ली से देहरादून या फिर देहरादून से दिल्ली जाने वाले लोगों को यात्रा में राहत मिलेगी। आपको ये भी बताते चले कि दौरे में पीएम मोदी विशाल जनसभा और रैली करेंगे, जिसके मद्देनजर कोविड प्रोटोकॉल का पालन शुरू हो गया है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में 86 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की कोविड जांच शुरू हो गई है। इस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दृढ़ विश्वास है कि हम कोरोना को सतर्कता से हरा सकते हैं और ऐसा उन्होंने करके दिखाया है। पूरी सतर्कता बरती जा रही है और हर कोरोना टेस्टिंग भी हो रही है और सभी सुरक्षा के उपाय अपनाए जाएंगे और रैली को सफल बनाने के लिए हम मील का कोई भी पत्थर पलटने से छोड़ेंगे नहीं और हम रैली के लिए सफल प्रयास कर रहे हैं और एक अभूतपूर्व रैली हमारे उत्तराखंड में होने जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी चुनाव तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। दरअसल पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता कर अपने घोषणा पत्र की तैयारियों के बारे में बातचीत की है। कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो जनता की राय से तैयार करेगी। इसके लिए पार्टी ने अपने 2 चरणों में सभी वर्गों से मिलकर उनकी राय ली। साथ ही पार्टी अब तीसरे चरण में 70 विधानसभा में 35 टीमों को भेजेगी। राजस्थान और छत्तीसगढ़ से आई इन टीमों के साथ हर विधानसभा के 5 सदस्य शामिल होंगे। ये टीमें हर वर्ग से मिलकर अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके आधार पर पार्टी अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी और इस घोषणा पत्र को प्रतिज्ञा पत्र का नाम भी कांग्रेस पार्टी ने दिया है। कि कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो सिर्फ अपने विचारों से बनाने के लिए नहीं, बल्कि जनता के विचारों के आधार पर हमारा मैनिफेस्टो बने और जनता के आशीर्वाद से हमारे आगे 5 साल की जो सरकार बनने जा रही है, वो सरकार जनता हमें सुझाव देगी, उसके आधार पर वो सरकार चलेगी। 4 दिसंबर को देवभूमि में चुनावी हुंकार भरेंगे प्रधानमंत्री मोदी। उनकी दून में होने वाली जनसभा को सफल बनाने के लिए भाजपा पूरी तरह से जुट चुकी है। पार्टी ने महानगर कार्यालय से राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल ने विधानसभा और मंडलों के प्रचार वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया है। बता दें कि 4 दिसंबर को परेड ग्राउंड में होने वाली तैयारियों को लेकर पार्टी के नेता सजग है। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी लगातार कार्यक्रम स्थल का जायजा ले रहे हैं। रैली को सफल बनाने के लिए आज 20 प्रचार वाहनों को रवाना किया गया। इसके अलावा विभिन्न मोर्चा की ओर से मानव श्रृंखला, गुब्बारे उड़ाकर और रैली निकालकर प्रचार किया जा रहा है। श्री नरेंद्र भाई मोदी 4 दिसंबर को देवभूमि पधार रहे हैं और हम सब जानते हैं कि मोदी जी का देवभूमि से अत्यधिक लगाव है। जब यहाँ आए हैं उन्होंने हजारों करोड़ की योजनाएं उत्तराखंड को दी है। 4 तारीख को भी वो लगभग 18 से 20 हजार करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां की बदलते मौसम में लगातार अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा। गांधी अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर प्रवीण पवार ने कहा कि अस्पतालों में दमा और श्वास के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो कि चिंताजनक भी है। तीसरी लहर को लेकर भी डॉक्टर प्रवीण पवार ने कहा है कि लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए। बता दें कि बच्चों पर तीसरी लहर का अंदेशा देखा जा रहा, लेकिन नोडल अधिकारी प्रवीण पवार ने कहा कि बच्चों में किसी लहर का कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। लोगों को पैनिक नहीं होना चाहिए। इस समय अस्थमा के पेशेंट जो हैं ज्यादातर मात्रा में बढ़ गए हैं, जिसमें सांस लेने में दिक्कत, हल्की सी खांसी, सांस लेने में हल्का सा कफ, तो ये सारी कंप्लेंट्स के साथ एलर्जी वाले पेशेंट ज्यादा है। देखिए बच्चों के लिए हमें ज्यादा परवाह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी कोरोना को देखते हुए अच्छी मानी गई है, तो हमें इस पे ज्यादा गंभीर नहीं होना चाहिए, पर हमें एहतियात रखने की अभी भी जरूरत। चलिए इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहें और बने रहें जनता टीवी के साथ।